हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पर बात करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, या जो क्वेश्चंस के आंसर हम लोग नेट पे जनरली खोजते हैं तो हमें बहुत ही जर्नल वे में एक आंसर मिलता है, उस आंसर को हम कैसे इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं। क्या एक बेटर तरीका होगा जिससे अगर हम लिखें एग्ज़ाम में तो हमें अच्छे नंबर मिले, क्योंकि मोटिव तो वही है हमारा कि अभी फ़िलहाल अब हमें क्या मिले, अच्छे नंबर। देखिए, जानकारी के लिए आपने खूब पढ़ा हुआ है, साल भर खूब पढ़ा हुआ है। अब जो भी पढ़ाई हमारी है वो पढ़ाई हमारी किसके लिए है? बहुत अच्छे नंबर है, यानी मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई हमको अब करनी है। तो सबसे पहले हम जो इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके बाद बहुत ही जल्द हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, जिसमें आपको पिछले 10 साल के जो भी क्वेश्चंस हुए हैं या आए हैं फिजिक्स के, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कितने अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, पहला ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, बार बार हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? तो मतलब क्या है, देखिए, अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको एक्सप्लेन करना भी होगा जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली यही होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वही हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ उसकी नीड भी है। जैसे सपोज अगर हमें सर्किट बनानी है तो सर्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक सेल या बैटरी ले हम, भाई वो तो जरूरी है ना। सेल हमें चाहिए ही चाहिए, सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको आप बैटरी बोलते हो। अब सेल आपको अगर मिल गया तो सेल के बाद हमें क्या चाहिए? वायर चाहिए। क्या चाहिए? कनेक्टिंग वायर। बारी बारी से लिख रहे हैं, कनेक्टिंग वायर। और अगर ये कनेक्टिंग वायर है, इसके साथ साथ हमें इसमें स्विच भी लगाना होगा, क्योंकि हमें तो कंट्रोल भी करना है ना भाई। जब हम चाहे तब तक करंट फ्लो करे, जैसे ही हमारा मन नहीं किया कि करंट अब नहीं फ्लो करना चाहिए, हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो हमें एक की भी चाहिए होगा, तो हमने एक की लगा दिया। ये हो गया की आपका। और आगे बढ़े और उसके बाद यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ला करके हमने कोई लोड इस पे लगा दिया। अब इसको आप रेजिस्टेंस के रूप में भी शो कर सकते हो, या एक बल्ब आप दिखा दें, बहुत अच्छा है। बल्ब का सिंबल क्या होता है? ऐसे, एक सेकेंड, ये ऐसे ऐसे करके एक बढ़िया सा गोला लगा दीजिए। ये हो गया, और इसको ला करके आपने ऐसे कट कर दिया। अगर इस तरीके से भी आप बना दे रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा। जिसमें ये क्या है? ये है आपका बल्ब, ये है आपकी सेल, ये है की, और ये है कनेक्टिंग वायर। अब ये क्लोज्ड पाथ है। ये क्लोज्ड पाथ क्यों है? क्योंकि देखिए, कहीं से भी ये टूटा हुआ है क्या? नहीं। ओके, टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इससे करंट बड़ी आसानी से फ्लो कर सकता है। इससे करंट बड़ी आसानी से फ्लो कर सकता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे लिए इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक है, इसीलिए केवल इतना कह देना कि क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ है, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, ये थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। तो इसलिए हमें इसमें जरूर ऐड करना चाहिए कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, वो कंसिस्ट करती है, क्या कंसिस्ट करती है? इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। एक इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, वो पावर सोर्स कौन है? सेल। वायर कनेक्ट करती है। वायर कौन है? कनेक्टिंग वायर की बात कर रहा है। वायर, स्विचेस, स्विच चाहिए इसको। किस चीज के लिए स्विच चाहिए? कंट्रोल करने के लिए स्विच चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक रजिस्टर, बल्ब, बीटीसी। तो यहाँ पे बल्ब जैसे हमने लगाया है, या कोई रजिस्टर, कोई भी अप्लायंस उसका अपना रजिस्टर होता है। भाई हमने हीटर रखा हुआ, हीटर का अपना कुछ रजिस्टेंस होगा, उसको भी एज ए रजिस्टर हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो अगर कोई रेजिस्टेंस के थ्रू भी आप यहाँ पे शो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने बल्ब लिखा लिया, बल्ब अच्छा लगता है, बस
क्लियर है ना? आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। और आप इस आंसर के साथ एक ऐसा फिगर और उसकी ऐसी नेमिंग करके आप अगर लिखेंगे तो दैट आंसर विल बी द परफेक्ट। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं करंट के बारे में, जब पूछा जाता है तो कितना डिफाइन करें। सबसे बड़ी बात वो यूनिट को भी डिफाइन कर देते हैं, सारी चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं या करंट को डिफाइन करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया, यूनिट ऑफ करंट। देखिए मैंने उसको सर्कल किया है, ब्लिंक कर रहा होगा। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट को पूछ रहा है, मतलब करंट की यूनिट यानी एम्पियर को ही हमें डिफाइन करना है। क्लियर है ना? तो हमें केवल एम्पियर को डिफाइन करना है। तो बेसिकली उसने पूछा है कि एम्पियर क्या होता है, तो इसमें देखिए लिखा दिया गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग ए से शो करते हैं। ओके, चलो अब डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है क्या बना लेते हैं भाई। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये है एक कंडक्टर और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है आई। तो हम कहते हैं और आई फ्लो कर रही है, तो हम कहेंगे कि भाई Q/T हमारी करंट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमारी क्या होती है, करंट। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारी क्या होती है, करंट। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, इससे दो चीज, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा आपको एकदम अच्छे से आंसर समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए ध्यान से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारी क्या होती है, करंट होती है। आपको ध्यान से समझिए, इस करंट में अगर मैं कहूं कि करंट को हम किस में मेजर करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को आप देखें, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में करते हैं, टाइम को सेकंड में। तो अगर मैं बोलूं कि 1 एम्पियर कितना होगा, तो दैट विल बी 1 कूलम पर सेकेंड। वही ये लिखा गया है और इसी के बारे में ये बोला गया होगा। तो खूब ध्यान से समझिए, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। जाहिर सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है यार। तो उसी चीज को हमें यहाँ पे बोलना है। डेफिनेशन में क्या लिखा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम का चार्ज किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से, किसी सर्किट से 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर? आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम का चार्ज पर सेकेंड या 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, इसका मतलब उसके थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ये क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी आप बताएंगे, आप ये फार्मूला जरूर लिखिएगा और इसी के साथ साथ एक ऐसे बढ़िया सा कंडक्टर बना के इसमें आप शो कर दीजिएगा। ये आई है, इससे Q फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में T, और I इज इक्वल टू होता है Q/T। उसके बाद 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इस तरीके से बता देंगे कि तो आपको समझ में आ जाएगा। एडिशनल बातें कुछ इसमें, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, तो इसमें 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, न्यूमेरिकल में बहुत यूज आएगा, इसीलिए इसमें दे दिया गया है और कोई बहुत रीजन नहीं है। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁶ एम्पियर होता है। तो ये दोनों ही बातें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, कारण है बेटे बहुत क्वेश्चन हमको कवर करना है। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने इसको इसलिए आंसर नहीं लिखा क्योंकि इसको करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोला गया कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, Q कितना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो बोल रहा कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज इससे मूव किए होंगे या कितना कंसिस्ट किया होगा। खूब ध्यान समझो, मूव छोड़ो, कंसिस्ट कितना किया है वो पूछ रहा है। मूव तो एम्पियर होता तब बोलता। इसी के तर्ज पे 2 क्वेश्चन पूछते, जैसे गाना नहीं होता, एक गाना हो उसके ही तर्ज पे दूसरा गाना, वही बात। एक कंडक्टर है, उसके पास 1 कूलम का चार्ज है, तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है Ne। क्या होता है, Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद आया एकदम। Q इज इक्वल टू Ne, जिसमें ये N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज। क्या होता है, नंबर ऑफ
फ्री चार्ज होता है। तो खूब ध्यान से देखो, अगर हमें यही चार्ज पता करना है कि ये नंबर ऑफ फ्री चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज होते कौन है हमारे, वही फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो फ्री चार्ज कहलाते हैं। तो बस इसी ई की वैल्यू चाहिए हमें, सॉरी एन की वैल्यू, और ई हमें कितना पता है, ये जो ई दिया है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पता है, और Q हमको दे दिया, Q दे दिया है कितना 1 कूलम। 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं, तो सिंपली लगा दो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू कितना है 1, वैल्यू कितना है 1, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए आते हैं हम लोग और जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं, कुछ है नहीं दम। 1/1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। चलो भाई, इस -19 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻19 अपॉन में 1.6। अच्छा, इससे 2 जीरो अगर ये मांग लेगा तो ये हो जाएगा 100, और इसका 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻17। भाई हो तो जा रहा है, चलो 2 नहीं 1 देगा, 2 जीरो ज़्यादा हो जा रहा है इसके लिए। 10 इंटू 10⁻18, भाई एक ही जीरो ये लिया, और अपॉन में कितना है 1.6, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ जाता है 0, बचपन वाला काम। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25, तो n इज इक्वल टू आ गया 6.25 आंसर। तो अगर किसी कंडक्टर के पास 1 कूलम का चार्ज है, कितने का 1 कूलम का चार्ज है, इट मीन्स उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने नंबर ऑफ फ्री चार्ज उसके पास होंगे। बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ओके। इसी के साथ साथ एक बात और याद करके रखिएगा, ये मैं स्टार पॉइंट बना के लिख रहा हूं कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 एम्पियर में कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर सेकेंड कंडक्टर से पास करेंगे, क्लियर, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर when 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो आप कहेंगे उसका आंसर सर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ फ्री चार्ज, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के थ्रू पास करेंगे अगर उससे 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो। क्लियर है, दोनों का आंसर सेम है, बस मतलब अलग हो जाता है। एम्पियर क्या बताता है, पर सेकंड कितना चार्ज पास किया, रेट बताता है किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास कर गए। क्लियर, ये बता रहा है कि कितना कंसिस्ट करके वो रखा हुआ है, बस इतना ऐसा मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। सपोज ये कंडक्टर हमने लिया और इस कंडक्टर के थ्रू हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, तो हम कहेंगे कि भाई आप एक सेल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, सेल लगा दीजिए या बैटरी लगा दीजिए। तो सेल या बैटरी अगर आप लगा देते हैं तो इसके क्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा तुरंत। बात समझ में आया। तो सेल या बैटरी वो डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी कंडक्टर के क्रॉस क्या मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीडी। मैं बार बार बोलूंगा ईपीडी, तो ईपीडी समझ जाना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? अब खूब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को पूछने का एक सिंपल सा तरीका हो सकता है। देखो इसने घुमा के बोला क्या है कि 2 पॉइंट है, देखो क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, बहुत बात घुमा के बोल रहा है। इसको ये सीधे बोल सकता था डिफाइन 1 वोल्ट, सीधे सीधे बोल सकता था कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताइए। क्लियर है, तो बता देते हैं क्या होता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। कोई खास बात नहीं है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है।
तो अगर ये 1 वोल्ट हमको चाहिए तो 1 वोल्ट इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। चलो बन गया, यानी 1 वोल्ट को हम 1 जूल अपॉन में 1 कूलम कह सकते हैं। वेरी गुड, आइए देख लेते हैं। तो 1 जूल क्या है? 1 जूल हमारा वर्क डन बताएगा। तो देखिए खूब ध्यान से, अगर कोई चार्ज है, सपोज एक चार्ज है, इस चार्ज को इस पॉइंट ए से हमें ले जाना है इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट वी पर, और हमने वर्क जो इस पे किया कितना किया? 1 जूल का। तो एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? 1 कूलम का चार्ज है। इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमने कितना काम किया? 1 जूल का काम किया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर दिया? 1 वोल्ट का। क्लियर है? या 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच क्रिएट किया गया है। मतलब एक कूलम चार्ज को इन दोनों पॉइंट के बीच में, यानी यहां से यहां तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन चाहिए होगा? केवल 1 जूल का। ओके, चलो वही लिखा हुआ है, उसी चीज को हम लोग सीक्वेंस फॉर्म में पढ़ लेते हैं। मतलब मैंने आपको बता दिया किया क्या गया होगा। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। देखो, 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके टर्म में डिफाइन हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। देखिए फिर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफाइंड एज वर्क डन, वो वर्क डन के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। और एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, if the potential difference is 1 volt, the energy required to move a coulomb of charge from 1 point to another point is 1 joule. Clear? तो बातें वही है। इसी चीज को मैं आपको और अच्छे और सीधे शब्दों में बता रहा हूं, खूब ध्यान से समझिए। अगर V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q है और मैं बोलूं कि if Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन V विल बी इक्वल टू W। होगा कि नहीं? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंस किसके टर्म में हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हुआ वर्क डन के फॉर्म में। किसके टर्म में? वर्क डन के फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के बराबर होगा कब? जब चार्ज कितना हो? 1 कूलम हो। यानी एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 कूलम, यानी 1 कूलम का एक चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर हम 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 1 वोल्ट। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं, मैंने इतने 3 बार बताया क्यों इधर उधर करके? केवल इस बात के लिए कि आपको ये याद नहीं करना है, इसको दिमाग में ऐसे फिट रखिए। ये फार्मूला आपके दिमाग में रहता ही है तो आप इससे बना लेंगे, अदरवाइज ये आपके लिए एक हेडेक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना, ये वर्क डन है, वर्क डन है ना? आपको ध्यान से देखो, इस चार्ज को 1 कूलम के चार्ज को हम यहां से यहां ले जा रहे हैं। तो अगर हम इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं तो भैया खूब ध्यान से समझो, 1 कूलम की एनर्जी इसको दे रहे हैं ना, सॉरी 1 जूल की एनर्जी इसको दे रहे हैं ना 1 कूलम को, तो एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब उसे वो चाहिए। तो इसीलिए इसको वर्क डन को एनर्जी रिक्वायर्ड भी कभी कभी बोलते हैं, जैसा कि इसमें बोला गया है एनर्जी रिक्वायर्ड, या इसी को एक बहुत ही सिंपल वर्ड में हम लोग बोलते हैं कंज्यूम्ड एनर्जी। क्लियर है ना? कि तो ये चार्ज कितना कंज्यूम किया? 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम किया और उसको कंज्यूम करके ए से बी पे निकल लिया। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है? 1 वोल्ट का। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, अगर अब हमें कभी भी W दिया जाए तो W हमें बताएगा वर्क डन, W हमें बताएगा एनर्जी रिक्वायर्ड, W हमें बताएगा कंज्यूम्ड एनर्जी। तो तीनों के बारे में कभी भी आपसे वर्क डन पूछे तो भी W आपको चाहिए। W का मतलब क्या निकल जाएगा? V इंटू Q। भाई यहां पे है, इसको इधर भेज दोगे
तो W इक्वल टू V इंटू क्यू होगा। क्लियर? तो आपको कंज्यूम एनर्जी निकालना है तो भी W निकालो, आपको वर्क डन निकालना है तो भी W निकालो, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड निकालनी है तो भी आपको W ही निकालना है। और वो कितना होगा? V इंटू क्यू। आगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस में जब पहुंचेंगे तो ये एकदम की फैक्टर है यहाँ पे ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मजेदार बात है, थोड़ा सा इसमें घुमाया है क्वेश्चन ने कहा कि ईच कूलम, खूब ध्यान से समझो, ये वर्ड इसमें मेन है, ये सर्कल मार दिया मैंने, ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब अगर हम 10 लोग हैं और 10 में से बोल दिया कि ईच पर्सन को 10-10 रुपए मिलेगा, 5-5 रुपए मिलेगा, यानी सबको 5-5 रुपए, हर सिंगल पर्सन को 5-5 रुपए मिलेगा, यानी ये 1 कूलम के लिए पूछ रहा है, सीधा सा मतलब है। तो 1 कूलम न कर करके सीधा सीधा क्या करा है? ईच कूलम। तो सबसे पहले ऐसे बढ़िया सा गिवन लिखेंगे, न्यूमेरिकल का उसूल है, पहले जो दिया है वो लिखो, फिर जो फॉर्मूला है वो लिखो, फिर सॉल्व कर दो। बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब Q इक्वल टू 1 कूलम हमको लेके चलना है, दैट्स इट। पासिंग थ्रू, अच्छा हाउ मच एनर्जी गिवन, एनर्जी गिवन मतलब W। अभी मैंने बोला एनर्जी की बात करेगा, कंज्यूम्ड एनर्जी बात हो, एनर्जी रिक्वायर्ड की बात की जाती है, यहां एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको कितने की जरूरत होगी, कितना दिया जाए उसको, यही तो बोल रहा है। तो हमें क्या चाहिए? W चाहिए। ओके, देखो अभी अभी तुरंत इस्तेमाल हो गया, तो बातें बहुत जरूरी है, सारी बातों को आप दिमाग में रखिए। पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसके भी अक्रॉस रखा गया है, 6 वोल्ट। तो W कितना होता है? W इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वैल्यू पुट करिए 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम, आंसर आएगा 6 जूल। दोनों को अगर SI यूनिट में रखें तो वर्क की भी हमें SI यूनिट मिलेगी। तो आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया सिंपली। ओके, चलिए आगे बढ़िए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जुड़ पाएँ, जिससे उन्हें जो परेशानियाँ होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें काफ़ी आसानी हो। ठीक है ना? और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि आपका, अच्छा ये चैप्टर का रिवीजन भी आपका, मैं कोई भी क्वेश्चन अगर बता रहा हूं तो उससे रिलेटेड जो भी बातें मैं कोशिश कर रहा हूं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए और बने रहिए प्रयाग स्टडी के साथ। देखिए आगे देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? तो भाई देखो बहुत अच्छी बात है, कंडक्टर के किस पे डिपेंड, पहले कंडक्टर बना लो, कोई बात नहीं है ये सर, बिना कंडक्टर बनाए बात कैसे हो जाएगी। तो कंडक्टर बना लेते हैं। तो कंडक्टर है तो कंडक्टर की अपनी कुछ लेंथ होगी और इस कंडक्टर का अपना कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, इस कंडक्टर का अपना कुछ मटेरियल होगा, कुछ मटेरियल होगा। चलो हम सबको पता है कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा R, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा R, दैट R will be depends on 3 factors, depends on 3 factors. Number 1, length of the conductor, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। किस पे? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अब मेरी बात समझिए, इतनी चीजों पे डिपेंड किया, कैसे डिपेंड करता है? डिपेंड तो कर दिया ना, बट किस तरीके से डिपेंड करता है उसको समझ लेते हैं। तो मेरे भाई आओ देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। बारी बारी से सारी चीजों को देखें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से डिपेंड करता है। इसमें कुछ खास बात नहीं है। अगर कंडक्टर लेंथ पे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिपेंड करता है R is directly proportional to L. Resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. आंसर लिख लेना इसको, हाँ सही है।
मैं पता चला दूसरे का आंसर न देने लगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मेरे स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी हैं, तो आप उसको लिखें। इनफैक्ट मैं आपके लिए लिख देता हूं क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द, ये कंडक्टर लिख लेना, डिपेंड्स ऑन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए जैसे ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, तो इस रॉड का ये जो किनारे वाला एरिया होता है ना, थिकनेस उसकी होती है ना, तो थिकनेस का हमें कैसे पता चलता है? जब हम बगल से देखते हैं। क्लियर है? जब हम बगल से देखते हैं, तो ये जब बगल से देखेंगे तो क्या आ गया, ये थिकनेस है। तो जैसे ये पेन है, इस पेन की थिकनेस कितनी है, ये सामने से देखने पे लेंथ कैसी है, लेंथ हमें इतनी मिलेगी। ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तरफ का, इस पे डिपेंड करता है, तो उसको आप देखिए, ये है, तो ये आपका लेंथ हो गया और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला। ठीक है ना? तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट पूरा मैं बोल रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओके, तीसरा स्टेटमेंट है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहां पे इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको पढ़े मिलेंगे। ठीक है, आप उसको जरूर से जरूर, क्योंकि नोट्स देखिए सब कुछ है, नोट्स हमारा हथियार है, लड़ाई करने जाना है तो हमारे पास नोट्स होना चाहिए। ठीक है ना? तो एग्जाम वो आपकी लड़ाई है जहां पे आपका ये हथियार आपको काम देगा। आपको नोट्स होनी चाहिए आपके पास, आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए आपके पास। तो आप नोट्स लें, बुक लें, सबको पढ़ें अच्छे से। हालांकि जो हमने दिया है आपको, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए सब कुछ मिलने वाला है आपको। एकदम निश्चिंत रहें, बस आप उसे लें और पढ़ें। आगे बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इस बात को मैं लिख दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके केस में? कंडक्टर के केस में। याद रखना, इन केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मतलब टेम्परेचर अगर कंडक्टर का बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ जाएगा। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होता है इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में, कि रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर मतलब क्या होता है? इंसुलेटर मतलब होता है बैड कंडक्टर जो होते हैं, बैड कंडक्टर। हम बैड कंडक्टर की बात करें तो बैड कंडक्टर के केस में कहानी क्या उल्टी है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाए, रेजिस्टेंस बढ़ गया। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाए, रेजिस्टेंस घट गया। तो इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेटर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही उलझाइएगा मत इसको। ठीक है, लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन आर। रेजिस्टेंस को मैंने केवल आर लिख दिया, आर का मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किस पे? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हर कंडक्टर का, जैसे हर मटेरियल का अपना अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, वो हर अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कॉपर की बात करूँ, एल्युमिनियम की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ, सिल्वर की बात करूँ, इन सब की अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो सबका अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। अगर एज कंपेयर टू कॉपर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम इज मोर रेजिस्टिव, एल्युमिनियम ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा